हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने, जिसमें हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समकालीन दक्षिण एशिया का जो चैप्टर है उससे। किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स थी, जो पूरा उसमें डेवलपमेंट था, उस पर बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए सारी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर, सारी स्टडी बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए लेकर आया है। यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की टीम के साथ आप जुड़िए और सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स हिंदी मीडियम में फ्री, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। यानी एक या दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पैकेज वैल्यू खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर किसी भी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स, उनका वन शॉट रिवीजन, उनका थियरी और टॉपिक वाइज रिवीजन, उनका एमसीक्यूज, उनका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने की जो मुहिम है मैग्नेट ब्रेन्स की, उसमें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक और नया आयाम आपके लिए लेकर आया है कि हिंदी माध्यम से भी आप किसी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से सारी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ा था, मैंने वन शॉट रिवीजन भी कराया था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किए थे। फिर मुझे लगा कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में जो आपको हर चैप्टर के लिए दे रहा हूं, इसकी भी आनी चाहिए। कुछ चीजें रिवाइज हो जाएंगी, कुछ चीजें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी और इसके थ्रू भी चैप्टर पर पूरा ओवरव्यू आपको बन जाएगा। ठीक है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन को आप देना चाहें 12th में, किसी भी स्टेट बोर्ड से या आगे कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, वहां भी आपके काम आएगा। तो समकालीन दक्षिण एशिया आपको पता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो सारे जो देश हैं वो आते हैं। बेसिकली मालदीव, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे जो इंपॉर्टेंट देश हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इन्हीं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ एमसीक्यूज टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जिस तरह से आप चीजों को रिवाइज कर सकें। तो निम्न में से कौन सा देश एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो जाहिर सी बात है एशिया में शामिल है और ये तीनों दक्षिण एशिया में भी शामिल है, जिसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, दक्षिण एशिया में भी ये क्या है, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि शामिल है, साउथ एशिया। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, तीनों के तीनों जवाब बिल्कुल ठीक है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों ही एशिया में शामिल है। सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण एशिया का, अफ्रीका का या दक्षिण अमेरिका का? अब देखिए, सार्क जो है, जिस पर विधिवत बात भी हुई थी, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में हम कैसे लिख रहे थे, तो इसका फुल फॉर्म ही आप देख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अगर नाम है, तो जाहिर सी बात है दक्षिण एशिया का ही कहलाएगा। इसकी स्थापना कब की गई? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू। बार बार ये क्वेश्चंस आएंगे सामने, अभी सेशन में भी इसको आप रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो जाहिर सी बात है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। शिमला समझौता कब हुआ? अब देखिए, शिमला समझौता किसके बीच में हुआ? तो शिमला समझौता जो भुट्टो थे और इंदिरा गांधी थी, इनके बीच में हुआ। और 1971 का जब लड़ाई खत्म हुई थी, जब 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था, उसके बाद ये समझौता हुआ था। उससे पहले जो ये भुट्टे थे ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये कहते थे कि घास की रोटी खा के भी हम लड़ाई लड़ेंगे पाकिस्तान, भारत से। और फिर क्या हुआ आप सबको, दुनिया को पता है। तो ये समझौता जो हुआ वो 1972 में हुआ। और कौन मुख्य नेता इसमें शामिल थे? तो इंदिरा गांधी, ठीक है, और पाकिस्तान से कौन शामिल था? जुल्फिकार अली भुट्टो, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये दो प्रमुख नेता थे जो शामिल थे किसमें? शिमला समझौता में 1972 में, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट देखते हैं, 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया?
तो 1965 का जंग, ठीक है, कौन प्रधानमंत्री थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाकिस्तान का वो भारत वर्सेस पाकिस्तान का ये युद्ध था, और इस युद्ध के बाद भी एक समझौता हुआ जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। ताशकंद समझौता, ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो भारत पर किसने आक्रमण किया था? पाकिस्तान ने, और नतीजा वही हुआ जो हर बार होता आया है, ठीक है। तो भारत ने बुरी तरह हराया पाकिस्तान को। तो 1965 पर भारत पर आक्रमण किया था पाकिस्तान ने। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश का नाम राज्य कब अस्तित्व में आया? यानी बांग्लादेश के नाम से जो एक नया स्टेट आया, राष्ट्र आप हिंदी में कह सकते हैं उसको, तो वो कब आया? तो वो जाहिर सी बात है 1971 के युद्ध के बाद भारत और बांग्लादेश जो है, ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो पूर्वी पाकिस्तान वो बांग्लादेश का पूरा इलाका था। फिर जियाउर रहमान ने वहां पर क्या किया? वहां पर एक बंगला मुक्ति मोर्चा, पूरा संगठन चलाया, पूरा एक तरह से कह सकते हैं मुहिम चलाया बंगाल को मुक्त कराने का। मुक्त वाहिनी वहां चलती थी। तो उसमें फिर जब युद्ध ठना तो भारत ने उसमें पाकिस्तान से युद्ध किया। 71 में हम जंग जीते और पाकिस्तान बांग्लादेश को हमने आजाद करा दिया, और एक नया राज्य, एक नया देश बना बांग्लादेश, ठीक है, 1971। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। सबसे पहले तो यही गलत नजर आ रहा है, देखते हैं। बांग्लादेश और भारत में नदी जल के हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये, गंगा नदी के बंटवारे के मेन रूप से। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ, ये भी सही है। मैंने सार्क में दो चीजें बताई थी, एक साप्टा एक साफ्टा, दो है। एक साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है जो साप्टा है, और एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो साफ्टा है। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जो साउथ एशिया की राजनीति है इसमें हमेशा चीन आजकल खास करके ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश ये कर रहा है कि भारत के आसपास जो देश हैं उनको सपोर्ट करके उनके यहाँ कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके भारत को घेरने की कोशिश करे। इससे पहले अमेरिका लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता रहा है, और हमेशा दिलचस्पी अमेरिका की ये रहती है कि अगर चीन वहां पर हावी हो रहा है तो चीन को काउंटर करने के लिए जो भी देश उसके खिलाफ खड़ा है उसकी तरफ से हो जाए। तो आजकल उसकी नीति भारत के फेवर में थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ती है। तो ये दोनों हमेशा क्या करते हैं? साउथ एशिया की राजनीति में इंटरफेयर करते हैं। तो इसका जो क स्टेटमेंट है वो गलत है। यहां एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यहां भारत जैसे देश में लोकतंत्र है, तो पाकिस्तान म्यांमार जैसे देश में वहां पर सैन्य शासन भी दिखाई देगा आपको। लोकतंत्र कभी रहा कभी नहीं रहा नेपाल में। इसके अलावा बांग्लादेश में भी अलग तो जातीय संघर्ष आपको दिखाई दे रहा था। श्रीलंका में, मालदीव में अलग कहानी। तो अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणाली जो है दक्षिण एशिया में दिखाई पड़ती है, एक जैसा नहीं है। अगर आप चले जाएं भूटान में तो वहां संवैधानिक राजतंत्र दिखाई देता है। तो एक तरह की राजनीतिक प्रणाली बिल्कुल नहीं है। क स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है। चलिए अब कुछ फिलअप्स करते हैं कि पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो जब वो अपना क्या मनाता है, एक तरह से अपना जिसको कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त 1947, ठीक है। तो पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। पाकिस्तान डैश राज्य निर्माण सिद्धांत को मानता है। किसको? द्विराज्य सिद्धांत निर्माण को, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, द्विराज्य निर्माण सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू नेशंस थियोरी, ठीक है। जिन्ना का काफी हाथ था इसमें, मोहम्मद अली जिन्ना का टू नेशन थियरी, ठीक है। तो टू नेशन थियरी पर क्या करता है? राज्य निर्माण के सिद्धांत को पाकिस्तान मानता है। भारत पाक के मध्य सबसे प्रमुख समस्या क्या है? सबसे प्रमुख समस्या है, हालांकि हम इसे कोई समस्या नहीं मानते क्योंकि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं होता और हमेशा अपना राग अलापता रहता है। कश्मीर विवाद है और उसमें पीओके जो है, जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, जो हमारा भाग है, ये एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। और भारत की ये कोशिश है, भारत ये कहता रहा है कि हमारा अभिन्न अंग है वो भी, और जरूर हम उसे लेकर रहेंगे। शिमला समझौते पर पाक प्रधानमंत्री डैश ने हस्ताक्षर किए। किसने? तो जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, जो बेनजीर भुट्टो बनी थी प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक तरीके से कह सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी थी। उनके पिताजी हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स हैं जिनके थ्रू आप फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। क्योंकि दक्षिण एशिया की बात चलिए तो इन सारे राष्ट्रों को, सारे देशों की राजनीति को समझना जरूरी है। आगे चलते हैं। कारगिल युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 26 मई से, ठीक है, 26 मई, ठीक है, उससे 17 जुलाई के मध्य में हुआ, 1999।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके बाद फिर विजय दिवस मनाया गया, ठीक है, ये कारगिल के युद्ध के विजय से संबंधित है। कारगिल युद्ध की योजना पाकिस्तानी जनरल कौन से जनरल बनाई जो बाद में राष्ट्रपति बन गया? तो ये था मुशर्रफ, ठीक है, मुशर्रफ ने, परवेज मुशर्रफ जिसका नाम था, जो पाकिस्तानी जनरल था, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बाद में इसने क्या किया, इसने अपने आप को ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया सैन्य शासन लगाकर। आगरा शिखर वार्ता किसके किसके बीच में हुई? तो यही इस समय हेड हो गया था, तो मतलब मुशर्रफ, तो मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में, ठीक है। हालांकि ये सम्मेलन सक्सेस नहीं हो पाया। वाजपेयी, भारत ने किस दिनांक को? तो 11 मई 1998 को नाभिकीय परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसका नाम रखा गया मिशन शक्ति। मिशन शक्ति यह हमारा दूसरा परीक्षण था, ध्यान रखिए। पहला तो 1974 के आसपास हुआ, हमने किया, और इसमें इसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, स्माइलिंग बुद्धा। और जो मिशन शक्ति था, इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे और हमारे साइंटिस्ट भी थे। एपीजे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भी थे, अब्दुल कलाम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो हमने 11 मई 1998, 11 मई है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 11 मई 1998 को नाभिकीय परमाणु यानी न्यूक्लियर जो हमने टेस्ट परीक्षण किया था, ठीक है ना, एटॉमिक जो हमारा हथियार है उसको हमने परीक्षण किया, उसको हमने टेस्ट किया कि हम अब एक न्यूक्लियर देश हो गए हैं, अब हम एक परमाणु शक्ति बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ आपको सही जोड़े मिलान है, इसके थ्रू भी आपको क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। भारत पाक प्रथम युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहला जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1965 में, ठीक है ना। तो उस समय फिर कौन बनेगा? हाँ, उस समय फिर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। कश्मीर विवाद इन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो पंडित नेहरू उस समय थे, और पंडित नेहरू के ही कार्यकाल में पहले कश्मीर का मुद्दा हुआ, पीओके पर उस कब्जा वाला मामला, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मामला ले जाने का प्रयास हुआ, सब कुछ हुआ। आगरा शिखर सम्मेलन एक तरह से कह सकते हैं, तो इसके राष्ट्रपति परवेज जनरल मुशर्रफ, ठीक। करगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। अच्छा, ये आगरा शिखर वार्ता में राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ का मतलब इनके साथ फिर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वार्ता हुई। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। तो ये कुछ मैचिंग करनी थी जो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्रमुख नेता या कौन कौन से प्रमुख घटनाएं हैं जो उस समय क्या थी, उस समय एक तरह से चल रही थी, या उस समय ये इनका प्रमुखता से नाम लिया जाता है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आंसर्स भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, काफी इंपॉर्टेंट मैचअप्स हैं ये। चलिए अब कुछ सत्य और असत्य कथन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और गलत है। इससे आपका फैक्चुअल चेक हो जाता है एक बार, जैसा आप आसानी से कर सकते हैं चीजों को। चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, क्या यह सत्य है? तो बिल्कुल ठीक बात है। चीन को हम साउथ एशिया में नहीं मानते, चीन को हम साउथ एशिया में नहीं मानते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो एक तरह से ईस्ट एशिया वाला हिस्सा हो जाता है। चीन को हम साउथ एशिया वाला, या सार्क के गठबंधन में भी आप देखें तो चीन शामिल नहीं है। मालदीव और भूटान दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देश हैं, ठीक बात है। दक्षिण एशियाई देशों की जनता ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वरीयता दी है, कई हद तक कह भी सकते हैं। मालदीव में सन 1968 तक सल्तनत शासन रहा, ठीक। मालदीव 1968 में गणतंत्र बना। मालदीव में संसदीय शासन प्रणाली है, नहीं, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है। 1972 में ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है, यह भी गलत स्टेटमेंट है। 1972 में शिमला समझौता हुआ। तो आइए देखते हैं इसके जवाब। तो देखिए, चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, यह सत्य वचन है बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, चीन को हम किसका अंग मानते हैं? चीन को हम दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं मानते, एक तरह से वो पूर्वी एशिया में चला जाता है, तो ये सत्य वचन हो जाएगा। मालदीव और भूटान दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों की जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को वरीयता दी, सत्य है। आप बांग्लादेश देख लीजिए, भारत देख लीजिए, और जिन देशों में नहीं भी रहा वहां पर लगातार आंदोलन होते रहे। नेपाल में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, ठीक है, आंदोलन चलते रहे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को काबिज कर सके। मालदीव में 1968 तक सल्तनत शासन रहा, यह भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1968 में फिर वो रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया, यानी हेड ऑफ द स्टेट चुना हुआ जाएगा। वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, वहां संसदीय शासन प्रणाली नहीं चलती है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। 1972 में ताशकंद समझौता हुआ था, यह भी असत्य स्टेटमेंट है। 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था,
शिमला समझौता, ठीक है। ताशकंद हुआ था जनवरी 1966 में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री उसमें गए थे और उसके बाद उनकी वहां दुखद मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में। किसके किसके बीच में? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। नाम हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह की चीजें हमेशा ध्यान से भूलती हैं, ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया? पाकिस्तान ने। बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? 1971 में 16 दिसंबर, जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। पाकिस्तान को स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को मिली। तो वही कुछ क्वेश्चंस आपको और रिपीटेड मोड में, ताकि ठीक से फैक्ट्स आपको ध्यान में आ जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं दक्षिण एशिया के, क्योंकि साउथ एशिया में जब भी आप घटनाक्रम को रिवाइज करेंगे तो ये चीजें जरूर आएंगी, ठीक है। अब देखिए, शिमला समझौते के समय भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। अब देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को माना जाता है कि जो सैन्य वहां पर जो सेना का वर्चस्व था, उस सेना ने इनको पपेट प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को बना रखा था, ठीक है। हालांकि जो इनकी पुत्री हैं बेनजीर अली भुट्टो, उनकी जो पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी है, ठीक है ना, ये माना जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रधानमंत्री बनी। भारत ने दूसरा परीक्षण 1998 पोखरण में किया, ठीक है। पहला किया था कब? पहला 74 में किया था और वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से था, और ये जो था वो मिशन शक्ति। और देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और एनडीए की सरकार चल रही थी, हमने इसकी चर्चा की थी। भारत पाक प्रथम युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, क्योंकि ये युद्ध 1965 में। अच्छा देखिए, आजाद भारत की मतलब कि जब भारत का की संविधान लागू होने के बाद जो सरकारें चल रही थी उसकी बात चल रही है। वैसे तो देखा जाए तो एक तरह से कबायलियों से युद्ध तो जब आजादी मिली, अंतरिम सरकार चल रही थी, तब भी हुआ था, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से 1965 के युद्ध की बात हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कश्मीर विवाद का आरंभ किस प्रधानमंत्री के शासनकाल से हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जैसे ही देश में आजादी मिली उसके बाद ये सिस्टम शुरू हो गया। आगरा शिखर वार्ता कब हुई? नवंबर 1998। कौन कौन प्रमुख दो नेता? जनरल परवेज मुशर्रफ और भारत से श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये इंपॉर्टेंट है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, और जब भारत ने कारगिल में पाकिस्तान को हरा दिया तो मुशर्रफ ने ये कहा कि भाई ये युद्ध है, ये एक अलोकप्रिय नेता के कारण हम हारे हैं। नवाज शरीफ को सरकार को नीचे करते हुए खुद वहां पर अपने आप को उन्होंने राष्ट्रपति बना लिया और देश की जो है बागडोर अपने हाथों में लेकर चलाने लगे, ठीक है। दिल्ली समझौता कब हुआ? दिल्ली समझौता हुआ सन 1973 में। भारत पाक सलाल संधि जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कई सारे समझौते हैं। आपको पता है कि सिंधु नदी के साथ इंडस वाटर ट्रीटी भी है पाकिस्तान की। तो भारत पाक सलाल संधि सन 1978 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुए। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि बहुत दिनों तक नेपाल में एक तो पहले संवैधानिक राजतंत्र रहा संविधान के हिसाब से, फिर राजाओं ने क्या किया? संविधान का गला घोटते हुए खुद का शासन वहां पर स्थापित किया और लोकतंत्र को चलने नहीं दिया। 90 के बाद 1990 आते आते फिर थोड़ा सा सुधार हुआ, और 2006 में क्या हुआ? एक व्यापक आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के बाद क्या हुआ? फिर उस आंदोलन के बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। अब देखिए, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य या फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहां संवैधानिक राजतंत्र रहा। अब देखिए, पहले ये हिंदू राज्य था, पहले भी हिंदू स्टेट कहा गया था, बाद में उन्होंने अपने आप को सेकुलर स्टेट कह लिया। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता एक ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया, और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। तो शुरू में क्या हुआ? जो वहां का राजतंत्र था, जो वहां का राजशाही था, उन्होंने संवैधानिक तरीके से चलने वाले सिस्टम को बिल्कुल हैक कर लिया, और फिर संवैधानिक तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से वहां काम नहीं हो रहा था, पूरा राजतंत्र हो गया। आखिरकार लोकतंत्र समर्थक मजबूत आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। तो बहुत सारे आंदोलन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि 1990 आते आते वहां राजा ने कहा कि ठीक है, आप लोग संविधान बनाने की कोशिश करिए, संविधान बनाने की अनुमति हम देते हैं। लेकिन अभी ये नहीं कहा कि लोकतंत्र आ जाएगा, बोला कि संविधान के हिसाब से राजा काम करेंगे। लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये कंसेप्ट इसका था कि मतलब बहाल करने में सफल कैसे हुए। तो एक तो 1990 में आकर क्या हुआ कि इन्होंने संविधान बनवाने की अपनी मंजूरी मनवा ली लोकतांत्रिक तरीके से, फिर आगे चला। लेकिन पूरी तरह जो इसमें था, उसमें आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं जरूर, कि 2006 के आंदोलन के बाद
ये आप जरूर ऐड कर लेंगे, ठीक है। आंदोलन के बाद 2015 में नया संविधान बना, ठीक है, नया संविधान बना, और उसके बाद से फिर वहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और पूरी तरह लोकतंत्र वहां पर कायम हो गया। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये एक 2006 से का आंदोलन और 2015 का नया संविधान, ये इसमें जरूर आप एक पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी बिल्कुल इसी तरह आपको आंसर्स को करना है, ठीक है। चलिए, शिमला समझौते की 3 शर्तें लिखिए। तो शिमला समझौते जो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था? दोनों देश अपनी सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, वही जुल्फिकार अली भुट्टो जो कहते थे कि हम घास की रोटी खाकर भी भारत से लड़ते रहेंगे, अब वो शांति पर आ गए, है ना। समस्या के समाधान के लिए दोनों देश सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है भाई, हमें करना ही कब था। दोनों देश शीघ्र ही डाक यानी कि पोस्ट, तार, टेलीग्राम चलता था, जल, थल, वायु मार्ग और संचार सेवाओं को बहाल करने का कार्य करेंगे, ठीक है। यानी दोनों देशों में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये जल्दी से शुरू किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण 3 ऐसी चीजें थी जो शिमला समझौते में देखी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में भारत के सहयोग का संक्षिप्त विवरण कीजिए। कि भारत, अब चूंकि लघु उत्तर है ना, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, तो मैंने इसलिए पिछले वाले नेपाल में भी हमने प्रिसाइज चीजें देखी थी। तो नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही 28 मई 2008 को समाप्त हो गई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अच्छा, ये कब हो रहा था? जो 2006 का आंदोलन था वो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट भूमिका इसने निभाई थी। भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए नैतिक, राजनीतिक और कूटनैतिक समर्थन प्राप्त किया। तो ठीक है, तो क्या किया भारत से नेपाल ने? क्या किया भारत ने नेपाल को क्या किया? कूटनैतिक समर्थन दिया, राजनीतिक समर्थन दिया, इसके अलावा जहां जहां जरूरत पड़ी। अब देखिए, वहां के लोकतांत्रिक आंदोलनों में भारत ने डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाई, नहीं तो नेपाल ये कहता है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन जब भी लोकतंत्र की बहाली या लोकतांत्रिक संस्थाएं वहां बनी, भारत ने उनके साथ अपने कूटनैतिक, राजनीतिक संबंध हमेशा स्ट्रांग करने की कोशिश की, जिससे यह मैसेज जाए कि हम आपके लोकतंत्र के समर्थक हैं। और भारत ने बहुत फूक फूक के कदम रखा। 2015 में जब वहां पर संविधान बनाया जा रहा था, तो भारत ने थोड़ा सा इंटरफेयर किया। वहां के जो मधेसी वहां पे एरिया है, लोग हैं, मधेसी पीपल कहा जाता है, उनके पक्ष में कुछ बात कही तो नेपाल ने तुरंत उसे अपना आंतरिक हस्तक्षेप मान लिया। तो भारत ने डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन इनको समर्थन देता रहा। भारत ने नई लोकतांत्रिक सरकार के साथ रेल सेवा, नागरिक विमान सेवा, नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, भारत नेपाल सीमा पर एक नए कन्वेंशन हॉल का निर्माण हेतु समझौता किया। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री प्रचंड, ठीक है, जिनका नाम पुष्प कमल दहल भी है, तथा राष्ट्रपति रामवरण यादव की भारत यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भी नई सरकारें बनी, वहां से उनको न्योता दिया गया कि आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं तो भारत आइए, विजिट करिए, और आपके साथ हम संबंध ठीक करेंगे और अच्छे संबंध बना के चलेंगे। तो ये सारी चीजें भारत और नेपाल में के संबंधों में बहुत विशिष्ट है। और भारत ने इसके अलावा बहुत बार नेपाल को वहां जो तेल है, तेल पहुंचाने का, यहां तक कि किरोसिन ऑयल भी खास करके वहां बहुत सप्लाई किया जाता है। जो डीजल है, पेट्रोल है, भारत नेपाल का एक बॉर्डर है, गोरखपुर पे लगता है, अगर आपने सुना हो कभी, वहां से डीजल, पेट्रोल, कुकिंग कोल, इसके अलावा किरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें भारत सप्लाई करता है नेपाल में। इसके अलावा वहां के इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, वहां के और इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट में, अभी जो भूकंप आया था नेपाल में, उसमें भी भारत ने बढ़ चढ़कर मदद की थी नेपाल की, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेपाल में राजशाही समाप्ति का वर्णन कीजिए। देखिए, संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य श्री बीके गरुंगा ने अंतरिम स्पीकर की हैसियत से एक प्रस्ताव 2007 में नेपाल को गणतंत्र घोषित किया। देखिए, जो संविधान वहां चल रही, 2006 में वहां पे आंदोलन हुआ, उसके बाद संविधान बनने का काम शुरू हुआ, तो उसके जो एक स्पीकर बने बी गरुंगा, उन्होंने बोला कि हम नेपाल को एक गणतंत्र घोषित करते हैं, यानी अब रिपब्लिक रहेगा। गणतंत्र घोषित होने का मतलब क्या स्टूडेंट? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी हेड होगा स्टेट का, उस जगह का, जो उस राज्य का, उस राष्ट्र का जो हेड होगा, जो मुखिया होगा, वो सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होगा। यानी वो किसी राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, या कोई लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो इलेक्टेड होगा। यानी लोकतंत्र की बात की गई। इस प्रस्ताव में चुनाव के बाद घोषित राष्ट्रपति देश का राष्ट्र प्रमुख होगा। नेपाल में नए राष्ट्रपति डॉक्टर रामचरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानंद और माओवादी नेता पुष्प कमल दहल, उप प्रचंड के ये लेफ्ट माओवादी नेता थे, ठीक है, प्रचंड। और आपको पता है कि नेपाल में जो राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र लाने की बात माओवादी करते थे, तो सशस्त्र तरह के आंदोलन के भी समर्थक थे। बाद में सब एक हो गए शांतिपूर्वक। गणतांत्रिक नेपाल में प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेपाल की नई सरकार ने भारत के साथ मधुर संबंध रखने का आश्वासन दिया। तो ये इस तरह से वहां पे राजशाही समाप्त हुई कि जो संविधान सभा थी, उसी में से एक वरिष्ठ सदस्य के बी गरुंगा ने यह घोषणा कर दी कि अब यहां पर गणतंत्र होगा, जो राष्ट्रपति या प्रमुख होगा वो चुना हुआ होगा, ठीक है।
अब देखते हैं सार्क, सबसे महत्वपूर्ण बात, सार्क का आशय तथा इसकी एक समस्या लिखिए। देखिए सार्क अंग्रेजी में इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी हम बात बार बार कर रहे थे, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, संक्षेप में इसे दक्षेस भी कहते हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी कुछ समस्याओं की बात करें, ठीक है, तो इसका आशय तो ये हो गया कि भाई साउथ एशियन देशों का ये एक समूह है जो आपसी कोऑपरेशन के लिए काम करता है, एक लाइन में इसका आशय ये हो गया, ठीक है ना। लघु उत्तरी भी है, थोड़ा अति लघु लघु है। समस्याएं देखिए तो भारत सार्क में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी सार्क की समस्या यह है, सार्क आसियान जैसा क्यों नहीं बन पाया, उतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया कि सार्क में जो शामिल देश हैं उनके आपसी संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, विशेष करके भारत पाकिस्तान के। अच्छा, अगर आप देशों को देखें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये जो देश हैं, ये देश क्या हैं, ये बहुत छोटे छोटे देश में से भारत पाकिस्तान सबसे बड़े बड़े देश हैं, और इन्हीं दोनों के आपसी अगर सहयोग ठीक नहीं है तो इसमें से कोई एक भी बायकॉट करता है तो उस संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए यह संगठन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक। भारत आशा करता है कि क्षेत्र के देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रभावशाली साधन रूप में इसका विकास होगा, जैसा कि चार्टर के अधीन लिखा भी गया है, ठीक है। शुरू में तो माहौल उत्साहपूर्ण था, लेकिन सन 1985 में इसके औपचारिक रूप से गठन के साथ ही यह अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने के बजाय सदस्य देशों के शिखर पुरुषों और राजनयिक के सालाना मिलन का एक मंच मात्र बनकर रह गया। कटाक्ष है कि मात्र केवल क्या हुआ, केवल ये जो अधिकारी, डिप्लोमेट्स अधिकारी होते हैं या मंत्री होते हैं, इनके मिलने का एक जरिया रह गया और कुछ नहीं हुआ, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा पा रहा था। देखिए ना, 1985 में गठन होता है, उसके बाद से लगातार, फिर 99 में कारगिल युद्ध, उसके बाद से लगातार प्रॉक्सी वॉर चलते रहता है, तो भारत पाकिस्तान के संबंध कभी मधुर हुए ही नहीं। बाकी जो देश हैं उनके भी इंटरनल मामले इस तरह के चल रहे थे। आज जबकि इस संगठन के दो प्रमुख सदस्य भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें तनी हुई हैं, नेपाल और श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात बने हुए थे, ठीक है, जो अब तो ठीक हो गए हैं। खैर, तो श्रीलंका में भी क्या हुआ था, वहां पे जातीय संघर्ष चल रहा था, लिट्टे जो तमिल जो संगठन था वो चाह रहा था कि सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चल रहा था, लिट्टे वाला, और नेपाल में भी लोकतंत्र के लिए आंदोलन चल रहा था। तो वहां पर जाहिर सी बात है कि इस मंच पर इस तरह की समस्याएं हमेशा इस मंच पर एक परेशानी का कारण बनी रही हैं, ठीक है। क्या क्या परेशानियां रही हैं सार्क में, भारत पाक के अपने संबंध जो खराब रहे हैं, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में गृह युद्ध की जो स्थितियां बनती रही हैं, ये स्थितियां हमेशा इसको एक घेरे में खड़ा करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सार्क के संदर्भ से ध्यान रखिएगा। पूर्वी पाकिस्तान ने अपने को स्वतंत्र बांग्लादेश कब घोषित किया, तो पूर्वी पाकिस्तान ने अपने को स्वतंत्र बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत बांग्लादेश के मध्य न्यूमूर द्वीप विवाद क्या है। देखिए, न्यूमूर द्वीप विवाद एक आइलैंड है जो बाद में खोजा गया था, न्यूमूर, जो अभी भारत के कब्जे में ही है। न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के भौगोलिक सीमाओं के समीप स्थित बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है। तो बे ऑफ बंगाल जो है ना, वहीं पे एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर है। 1974 में इस द्वीप की खोज हुई थी। यह द्वीप भारतीय सीमाओं में स्थित है, फिर भी बांग्लादेश कहता है कि यह द्वीप हमारा है। यानी बांग्लादेश कहता है कि आपने जो आइलैंड ढूंढा गया वो हमारा है, आप यहाँ कैसे हैं। भारत कहता नहीं, हमारे कब्जे में, हमारी चीज है। तो ये एक थोड़ा सा बोन ऑफ कंटेंशन दोनों देशों के बीच में ये थोड़ा सा जो संबंध है उसको परेशान करने की बात है। तो न्यू द्वीप आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, चकमा शरणार्थी, ठीक है। भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या पर टिप्पणी प्रस्तुत करिए। अब देखिए क्या है कि बांग्लादेश में एक एरिया है चित्तगोंग, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, चित्तगोंग क्रिकेट स्टेडियम भी है, ध्यान दिया होगा अभी। तो चित्तगोंग में जो है, वहां एक पहाड़ी इलाके में एक ट्राइब रहता है चकमा, और हेजोंग भी वहां रहते हैं। तो चकमा बेसिकली बुद्धिस्ट हैं, हेजोंग वो हिंदू हैं। तो वहां बांग्लादेश में जब समस्या हुई तो भाग के भारत में शरण लेने आ गए, और 50 वर्षों से ज्यादा वो इस देश में रह रहे हैं, ठीक है। तो भारत पहले कहता रहा है कि भाई आप इन शरणार्थियों को ठीक से अपने पास ले जाइए, बसाइए। बांग्लादेश कुछ अलग क्लेम करता है, तो ये एक समस्या बनी रहती है। बांग्लादेश में हिंदुओं और बाहरी मुसलमानों की स्थिति सुरक्षित न होने के कारण वे लोग अनाधिकृत रूप से भारत के सीमावर्ती प्रदेश असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में प्रवेश करके वहां की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या बिगाड़ दिया है। इसके अतिरिक्त चकमा शरणार्थियों के भारत से बांग्लादेश वापस न जाने के कारण भारत और बांग्लादेश के संबंधों में उत्तेजना पैदा हो गई। अब देखिए, अभी अगर रिसेंट की आप बात करें, तुरंत की बात करें, पहले देखिए पूरे संबंध की विवेचना करिए। शुरू में चकमा शरणार्थी भागकर भारत में आए, बहुत मुसलमान भी भारत में आए, दोनों के लिए समस्या बनी, और बहुत सारे लोगों को यहां पे बसना भी पड़ा। तो भारत ये चाहता था कि जो शरणार्थी भाग कर आए हैं ये वापस जाकर वहां बसे, वापस जाकर अपने जगह पर रहें, लेकिन बांग्लादेश ना वापस लेता था, नहीं जाते थे, तो दोनों के बीच में संबंध की उत्तेजना हो जाती थी, ठीक है।
असम आंदोलन का मूल कारण ये विदेशी आगंतुक ही हैं। यहां अनाधिकृत प्रवेश आज भी जारी है, जिसे रोकने के लिए भारत सरकार ने भारत बांग्लादेशी सीमा पर कटीले तार लगाने का प्रयास किया, किंतु बांग्लादेश ने उसका तीव्र विरोध किया। तब भारत ने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कई बार इस तरह के अब बॉर्डर बनाए जा रहे हैं और बॉर्डर बनाकर इस बॉर्डर को सेफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि अनाधिकृत रूप से लोग न आ सके। और फिर क्या हुआ कि अभी भारत सरकार की नीति यह है, ये विचार चल रहा है, इस पर चर्चा और बहस चल रही है कि जो चकमा शरणार्थी हैं इनको भारतीय नागरिकता दे दी जाए। ये मुख्य रूप से जो चकमा और हिजोंग दो लोग हैं, बुद्धिस्ट और हिंदू। जो सीईए कानून आया था भारत में, आपने उसका सुना होगा, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें यही बात चल रही थी कि जो माइनॉरिटीज हैं हिंदू बुद्धिस्ट दुनिया भर में, जिनको कहीं और नहीं नागरिकता मिली तो भारत उनको नागरिकता देगा। और इस तरह से इस पर काफी बहस छिड़ी हुई थी। तो चकमा जो ये शरणार्थी हैं, ये बहुत हमेशा क्या रहा है, बहुत ही गर्म मुद्दा रहा है, जिसकी बात होती रही है। अब देखिए, श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत के क्या योगदान रहे हैं। देखिए, श्रीलंका में जो तमिल समस्या थी उसमें क्या था, मुख्यतः वहां पर दो चीजें हैं। एक, वहां पर सिंघली समुदाय है। सिंघली एक तरह से कह सकते हैं कि बौद्धिस्ट समुदाय है। फिर वहां क्रिश्चियंस भी हैं। इसके अलावा जो वहां तमिलियंस हैं वो हिंदू और खास करके भारतीय तमिलियंस जो चाय बागान में काम करने गए थे, तो सिंघलीज उनको दबा के रखना चाहते हैं। भारत ने दो तरह से सहयोग किया। एक तो ये गृह युद्ध की स्थिति बनने लगी तो पीस कीपिंग फोर्सेस दिए। दूसरा, वो जो तमिलों पर अत्याचार था उसके खिलाफ भी श्रीलंकन सरकार से लड़ी और बाद में जयवर्धने और राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ। तमिल समस्या श्रीलंका की आंतरिक समस्या थी, लेकिन इस समस्या का प्रभाव भारत पर पड़ा। और कब प्रभाव पड़ा, जब वहां से बहुत सारे तमिलियंस भारत में आकर रहने लगे, जब वहां से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आए, जो भारत के लिए एक समस्या बन गई। दूसरी ओर श्रीलंका सरकार ने तमिलों का दमन ही नहीं अपितु आर्थिक नाकेबंदी कर दी। जब, क्योंकि देखो वहां पे मेजोरिटी में सिंघलीज हैं, तो श्रीलंका की सरकार भी सिंघलियों के तरफ बात करने लगी और तमिलियों को बहुत दबाने लगी। भूखमरी पर वो आ गए बेचारे। मानवीय दृष्टिकोण से तो इंडिया तो हमेशा भारत ने जो है मानवता की बात की है, सबके भले की बात की, और ये तमिलियंस इंडियन मूल के भी थे। तो फिर उस हिसाब से भारत ने हवाई मार्ग से तमिलों को राहत सामग्री पहुंचाई। भारत के इस हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका ने इन समस्या के समाधान के लिए समझौतावादी रुख अपनाकर भारत के तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कोलंबो में एक समझौता 29 जुलाई 1987 को किया। तो जब श्रीलंका ने देखा कि भारत डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, वहां के तमिलियंस को मदद कर रहा है, तो फिर उनका ठीक है, चलिए हम इनकी मदद करेंगे, आप भी इनको समझाइए। और इस बीच में समझौता हुआ, जिस समझौते को कहते हैं राजीव गांधी और जयवर्धने समझौता। ठीक है, हालांकि ये जो समझौता हुआ ना, आगे चलकर ये एक बेस बन गया राजीव गांधी की हत्या का। और जो वहां का संगठन लिट्टे था, ठीक है ना, जिसका नेता प्रभाकरण था, ठीक है, उस संगठन ने राजीव गांधी की हत्या भी करवाई। ठीक है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में ये समझौता हुआ। और इस समझौते में क्या हुआ कि श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार करते हुए भारत को समझौते के गारंटर की भूमिका दी गई। ठीक है, श्रीलंका ने कहा कि ठीक है, जो वो लोग शस्त्र लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको अब कुछ नहीं करेंगे, वो समर्पण कर दें और हम उनकी देखरेख करेंगे, उनकी भलाई करेंगे, जो उनकी मांगे हैं उस पर काम करेंगे। इंडिया उसका गारंटर बना कि ठीक है, हमारे सामने आप ये कह रहे हैं, करना पड़ेगा। भारत ने श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय शांति रक्षक दल भेजा। इंडिया से पीस कीपिंग फोर्सेस गई, जिसके प्रयासों से ही वहां राष्ट्रपति चुनाव, प्रांतीय परिषद और संसदों के चुनाव हुए। निर्वाचित राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदासा के कारण शांति रक्षक वापस लौट आए। ठीक है, तो वहां पे ना इलेक्शन हो पा रहा था, ना शांति बहाली हो पा रही थी, क्योंकि जो लिट्टे संगठन था, जो तमिल वालों का संगठन था, वो सशस्त्र हो चुका था, वो आंदोलन करके वो गोलीबारी कर रहे थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो भारत ने फोर्स भेजा कि नहीं नहीं, हम रक्षा करेंगे आपकी, आप उनके हिसाब से रक्षा करिए। बस यही वो राजीव गांधी की दुश्मनी हो गई उस संगठन से और उनको जान गंवानी पड़ी। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। देखिए, पाकिस्तान में क्यों लोकतंत्र हमेशा चुनौती में रहा है। तो पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरवाद, आतंकवाद, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजन के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां पैदा की हैं। हमेशा पाकिस्तान में जो कठिनाई पैदा होती रही है, उसका मुख्य कारण यह रहा है कि एक तो कट्टरवाद, वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश वहां की गई। उसके अलावा सैन्य जो हस्तक्षेप है वो सबसे बड़ा रहा। भारत का खतरा दिखाकर वहां के सैनिकों ने कहा कि भाई नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री अलोकप्रिय है, ये ठीक नहीं काम कर पाएगा, भारत हम पे चढ़ जाएगा, और हमेशा अपने हाथ में कब्जा लिया रहा। पाकिस्तान की विशेषकर सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की। कई सारे सैन्य शासन बने, अंतिम में आपने परवेज मुशर्रफ का शासन देखा। पाकिस्तान और भारत के बहुत बड़े संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा तथा किसी भी निर्वाचित ढंग से काम नहीं करने दिया। आज तक वहां निर्वाचित 5 साल कंप्लीट गवर्नमेंट नहीं चली थी। अब इमरान खान की चल रही है, कब तक चलेगी देखते हैं। तो ये वहां लोकतंत्र में सबसे बड़ा रुकावट का कारण है। ठीक।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश के मध्य तनाव के प्रमुख कारण लिखिए। तो कुछ हमने ये थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय बड़े में लिखना है। तो देखिए, शेख मुजीबुर रहमान की जो थे, उन्होंने बांग्लादेश को मुक्त कराने में भूमिका निभाई। उनकी हत्या के बाद थोड़ा कई तरह के तनाव भारत और बांग्लादेश में देखने के लिए मिले। बांग्लादेश में भी सरकारें बनी, उनका भारत के प्रति कठोर रुख था। इन सरकारों ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक नीति अपनाई। यानी जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होगी, शेख मुजीबुर रहमान तो पूरा भारत की तरफ थे, भारत ने उनको आजाद करवाया था और पाकिस्तान के खिलाफ भी वो थे। लेकिन उसके बाद ऐसा देखा गया कि कुछ सरकारें आई, वहां 2-3 तरह की पार्टीज हैं, एक आवामी लीग है, एक दूसरी पार्टी है। तो जो एक शेख हसीना वहां पर लीड कर रही है गवर्नमेंट को, तो ऐसा देखा जाता है कि उनकी पार्टी थोड़ा प्रो इंडिया रहती है, दूसरी पार्टी आती है तो थोड़ा सा वो विपक्ष में भी चली जाती है। तो जो तनाव के प्रमुख कारण है, एक तो फरक्का बांध विवाद जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहां जो भारत का वेस्ट बंगाल में एक मुर्शिदाबाद जगह है, वहां एक बांध बनाया गया, जिस बांध के कारण बांग्लादेश ने कहा कि भाई इस बांध के कारण बांग्लादेश के एरिया में पानी की कमी होगी और हमको क्या करना पड़ेगा। वहां से कुछ लोगों ने प्रयास किया कि यहां घुस के और उस बांध को तोड़ा जाए। भारत ने उसका विरोध किया और ये एक मुद्दा बना। तो एक अंग्रेज इंजीनियर ने भारत सरकार को सुझाव दिया था कि यदि कलकत्ता बंदरगाह को नष्ट होने से बचाना है तो मुर्शिदाबाद नामक स्थान पर एक बांध बनाया जाए। इस बांध के निर्माण की घोषणा की गई। बाद में बांध का निर्माण कर दिया गया। बांग्लादेश जब अस्तित्व में आया तो उसने इस पर आपत्ति की और कहा कि इस बांध के कारण बांग्लादेश की नदियों में पानी कमी हो जाएगी। तो हमको परेशानी तो होनी थी, हम ही ने वो राष्ट्र बनाया था, आने के बाद कह रहे थे भाई ये बांध हटाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता था। ठीक है। 1967 में मौलाना भासानी ने एक घोषणा की कि हम जाकर उस बांध को तोड़ेंगे। भारत ने कड़ा विरोध किया और दोनों, फिर वो प्लान तो एक तरह से स्थगित हो गया, लेकिन भारत बांग्लादेश में कड़वाहट आ गई। फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, भारत इस पर हमेशा आवाज उठाता रहता है। अभी रिसेंट आपने घटना देखी होगी कि इस्कॉन मंदिर पर वहां हमला हुआ और किस तरह जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं और जो अलग बौद्धिस्ट लोग कुछ हैं, उन पर बहुत यातनाएं दी जाती हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। वो छोड़ छोड़कर भारत में फिर आके बसते हैं, तो भारत की डेमोग्राफी, भारत की समस्या बढ़ती है। तो ये भारत और बांग्लादेश में हमेशा एक डिबेट और हमेशा एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है कि भारत ये बार बार कहता रहा है कि आप अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनका ठीक से ध्यान रखिए ताकि वो इंडिया में ना आए और इंडिया की डेमोग्राफी में समस्या ना आए। तो इसलिए भी कड़वाहट बनी रहती है। ठीक है। न्यू मूर विवाद, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, जो वो आइलैंड खोजा गया, उस आइलैंड को खोजे जाने के बाद ये पाया गया कि भाई बांग्लादेश कहता है कि आइलैंड हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, इस पर बांग्लादेश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश कहता है हमारा है, भारत कहता है हमारा है। तो 1974 में बंगाल की खाड़ी में नए प्रकट हुए द्वीप भारत के निकट होने के कारण भारत ने इस द्वीप पर अपना अधिकार जता दिया। बांग्लादेश भी इस पर अपना दावा करता है और उसके सैनिक जहाज द्वीप के आसपास गश्त लगाने लगे। तो भारत ने अपने सुरक्षा गश्ती दलों को द्वीप में उतारकर उसे अपना नियंत्रण में ले लिया। तो ऐसा देखा गया कि जो न्यूम्यूर द्वीप था, उसके आसपास बांग्लादेश के जो जहाज थे वो घूमने लगे। तो भारत ने भी फिर वहां पे जहाजें उतारी और पहली बार एक मिलिट्री इंगेजमेंट जैसा, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक तनाव दिखाई दिया। अक्टूबर 1977 में बांग्लादेश में राष्ट्रपति जियाउर रहमान का तख्ता पलटने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है। जो जियाउर रहमान थे, कोशिश की गई कि उनको हटाकर दूसरी सरकार लाई जाए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन हुआ ये कि इसी बीच ये आरोप लगाया जाने लगा कि भारत इसमें शामिल था, इस तख्ता पलट में। भारत ने कड़ा विरोध किया। बाद में वहां के जो दूतावास है उसने माफी भी मांगी, लेकिन इस बीच उनका जो है एक कटु संबंध देखने के लिए भारत बांग्लादेश के बीच में आया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पॉइंट्स को देखना चाहें तो एक तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, फरक्का बांध का विवाद, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, न्यूमूर विवाद और ये तख्ता पलट वाला। ठीक है। तो इस तरह अब हम एक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के गठन की विवेचना कीजिए कि यह गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ। आइए समझते हैं डिटेल में। अब देखिए, जो दक्षेश है, जो सार्क है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार समझते हैं कि 8 देश, पहले ध्यान रखिएगा ये 7 देश हुआ करते थे, लेकिन इसमें 2007 में एक और देश यहां ऐड कर लीजिए, वो है अफगानिस्तान। ठीक है। इसमें अफगानिस्तान भी जुड़ गया और इसलिए अब ये 8 देश हो गया है। तो पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव थे। बाद में इसमें एक देश और जुड़ा और वो था अफगानिस्तान। ये इसका एक क्षेत्रीय संगठन यानी रीजनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये सार्क कहलाता है। इस संघ की स्थापना का विचार बांग्लादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने सन 1980 में दिया था। तो जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने, जियाउर रहमान ने कहा कि भाई इस तरह का कोई मंच होना चाहिए। तो फिर 2 अगस्त 1983 में नई दिल्ली में सभी देशों के मंत्रियों ने, उस समय 7 देश थे, बाद में ना अफगानिस्तान जुड़ा है, इन 7 देशों के जो है विदेश मंत्रियों ने मीटिंग की और क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की घोषणा की गई।
इसके बाद सन 1985 में पुनः भूटान में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें सार्क के चार्टर तथा ढाका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके निर्माण किया गया, है ना। तो 1985 में विधिवत रूप से क्या हुआ, इसको डिक्लेयर किया गया, और 2007 में फिर इसमें एक और देश अफगानिस्तान जुड़ गया, जो महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार 7 देशों तक रह जाता है, अफगानिस्तान लोग भूल जाते हैं, 8 देश अब इसके मेंबर हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंग कौन कौन से हैं। तो पहला तो इसमें एक शिखर सम्मेलन होगा, यानी कि सब लोग मिलकर एक तरह का सम्मेलन करेंगे और उसमें क्या करेंगे, मीटिंग जिसको कहते हैं, और उसमें अपना एक एजेंडा घोषणा करेंगे। तो प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन होगा, ऐसा कहा गया, पर ये कई वर्षों से पेंडिंग हो जाता है, सम्मेलन होता नहीं है। प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा इसमें कारण बनते हैं। मंत्रिपरिषद, सार्क देशों के लिए विदेश मंत्रियों की परिषद को मंत्रिपरिषद का नाम दिया गया है। जितने भी इसके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये सभी मंत्रिपरिषद मिलकर क्या करते हैं, ये सभी मिनिस्टर मिलकर क्या करते हैं, इनका मंत्रिपरिषद बनता है, यानी सभी देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे वो इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, विदेश मंत्री बनेगा, और हर 6 माह में ये होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थायी समिति यह एक विदेश सचिवों की समिति है, यह विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करती है। तो जो परमानेंट इसकी कमेटी है वो हर देश में, जैसे विदेश मंत्री हैं तो विदेश मंत्री के साथ एक क्या होते हैं, एक फॉरेन सेक्रेटरी भी होते हैं, तो ये विदेश सचिवों की ये समिति है। कार्यकारी समिति जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं, जो सारे चीजों को लागू करवाती है, वो इसमें रहती है। और एक इसका सचिवालय है जो कहां है, काठमांडू में है, क्योंकि सार्क का हेडक्वार्टर कहां है, ध्यान रखिएगा, काठमांडू। और यहां एक कौन बैठते हैं, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। और ये मंत्रिपरिषद जो है ना, जो हर देशों का विदेश मंत्री है, यही मंत्रिपरिषद 2 साल के लिए चयन करता है महासचिव का। तो हर 2 साल के लिए महासचिव बनाए जाएंगे। वो महासचिव कौन बनाएगा, तो मंत्रिपरिषद किन लोगों से बना है, इन 8 देशों के विदेश मंत्रियों से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत पाकिस्तान कलह के मूलभूत कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत पाक कलह के मूलभूत कारण निम्नलिखित हैं। तो अब देखिए, ठीक है, यहां से आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां से। तो भारत पाक कलह के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं, तो एक है राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों में भिन्नता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई 2 नेशंस थियरी बार बार पाकिस्तान कह के चलती है, हम उसको बहुत मानने के तैयार नहीं है, है ना। तो इसमें भिन्नता आ जाती है। अपनी स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भारत ने राष्ट्र निर्माण में समन्वित राष्ट्रीयता को स्वीकार किया, जबकि पाकिस्तान ने धर्म और कट्टर संप्रदाय को अपनाते हुए 2 नेशन थियरी को अपनी विदेश नीति का उद्देश्य दिया। तो हमने क्या किया, समन्वित राष्ट्रीयता, हमने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी बोला, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इस्लामिक कंट्री, और कट्टरता, धार्मिक कट्टरता बढ़ाने में इन्होंने 2 नेशन थियरी जो कि धर्म के आधार पर थी, जरा भी देर नहीं लगाई। और ये जो हमारा अंतर है ये बना रहा। सिद्धांतों की भिन्नता ने दोनों देशों के निकट आने से रोक रखा है। तो ये जो सिद्धांतों में अंतर है, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात आ रही है, वो इनमें नहीं आने देती है। वो जो है सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते हैं। वो कई ऐसे मुद्दे हैं जो धार्मिक आधार पर लेकर टकराव चाहते रहते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का उल्लंघन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान की सीमा विभाजन के बाद देश में स्थापित रजवाड़े को यह स्वतंत्रता प्रदान हुई थी कि उनके शासक अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में अपना विलय कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको मानता ही नहीं है। कश्मीर में राजा हरि सिंह ने कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान बार बार उसको मानने से इंकार करता रहा और कश्मीर इशू निकल कर आया। कई रजवाड़ों पर दबाव बनाया कि नहीं आप हमारे साथ आइए। तो जो ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक 1947 था, उसके जो प्रावधान थे कि रजवाड़े कहीं जा सकते हैं, उसको पाकिस्तान ने हमेशा मानने से इंकार कर रखा है, और इसलिए दोनों देशों के बीच में एक तनाव की स्थिति देखी जाती है। इस शर्त का भारत और पाक सम्मान करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को उसको मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या के आधार पर कहता है कि हमारे में मिला देना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इसलिए आप कश्मीर विवाद इसको मेन रख सकते हैं, जो दोनों देशों में दोनों देशों में कारण है कश्मीर विवाद। तो कश्मीर विवाद में तो कोई विवाद है ही नहीं, क्योंकि हमारा वो अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती का उस पर राजनीति करने की कोशिश करता है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को बढ़ावा। तो पाकिस्तान क्या करता है, बार बार क्या करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, बार बार आतंकवाद को बढ़ाया जाता है। जो प्रॉक्सी वार की स्थिति देखी जाती है, बॉर्डर में सेना तो जीत नहीं पाती, तो वो क्या करते हैं, बार बार मिलिटेंट्स को या आतंकवादियों को इस देश में भेजना और आतंकवादी गतिविधियां करना, ये पाकिस्तान का कारण रहता है। तो पाकिस्तान भारत से 3 युद्ध हार चुका है, ठीक है, 65, 71, 99। उसके बावजूद भी अतः उसने अप्रत्यक्ष रूप से कबायलियों और विदेशी आतंकियों को प्रश्रय देना शुरू कर दिया, उन्हें प्रशिक्षित कर कश्मीर में घुसपैठ करा के भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के संबंध खराब होने लगे, और यहीं से शुरू हुआ प्रॉक्सी वार वाला मामला, ठीक है ना। और जो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, उसमें क्या हुआ, पहले उन्होंने इसी तरह के कबायली और इस तरह के आतंकवादियों को बिठाया, पीछे से सेना लगाई,
तो ये हमेशा पाकिस्तान करता रहा है, जो दोनों देशों में एक संबंध खराब करने की कारण बनता रहा है। इसके अलावा चीन अमेरिका का भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को प्रोत्साहन देना, ऐसा देखा गया है। पहले क्या करता था कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था सोवियत संघ को घेरने के लिए। अमेरिका को लगता था कि सोवियत संघ बड़ा भारत के करीब है, तो अमेरिका की नीति थोड़ा भारत के खिलाफ रहती थी, तो पाकिस्तान को अपना अड्डा बनाने के लिए, पाकिस्तान को यूज करने के लिए वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ थोड़ा जो है प्रश्रय देता रहता था, उनको हथियार देता रहता था। F-16 विमान अभी भी वहां जो है लड़ाकू विमान वो अमेरिका ने ही दिया हुआ है। अब थोड़ा पाकिस्तान अमेरिका थोड़ा न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल क्या हुआ, उसको ये लगा कि अब चाइना उभर रहा है सोवियत संघ से, तो मतलब खत्म हो गया, विघटित हो गया, तो चाइना को घेरने के लिए उसे लगता है भारत खड़ा हो सकता है, तो भारत के पीछे थोड़ा रहता है। अब चीन उस पाकिस्तान से क्या कर रहा है, ज्यादा समझौता कर रहा है। अभी हाल में जो चीन और पाकिस्तान का जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो समझौता है ये बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है, जिसमें भारत को घोर आपत्ति है, क्योंकि भारत का जो पीओके एरिया है, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसमें से सड़क निकल के दोनों देशों के द्वारा जा रही है। तो अब चीन भी क्या करता है, पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध भड़काता है, मदद करता है और खड़ा रहता है। तो भारत की जो स्वतंत्र निरपेक्ष नीति है, अमेरिका और चीन की स्वार्थों को पूरा करने में बाधक सिद्ध होने के कारण उन्होंने भारत में अस्थिरता पैदा हेतु पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता देकर उसके विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया। अमेरिका को लगा कि भाई जब शीत युद्ध चल रहा था, भारत उसके खेमे में नहीं आ रहा है, तो हमेशा पाकिस्तान को खड़ा कर रहा था कि भारत के खिलाफ आप रहिए, मजबूरी में इनको आना पड़ेगा। और अब वो चीज चीन करता है। चीन को लगता है कि भारत अमेरिका के नजदीक है और भारत चीन का भी एक प्रतिद्वंदी है, और भारत चीन के बीच में भी सीमा विवाद और इस तरह की चीजें हैं, तो चीन को लगता है कि हम पाकिस्तान का इस्तेमाल, तो कुल मिला के पाकिस्तान दूसरों के हाथ में ही खेलता रहता है। स्थिति उसकी गंभीर है, ठीक है। इन कारणों के परिणाम स्वरूप भारत पाक में कलह हमेशा बना हुआ है। तो ये तो है, बाकी और कई सारे छोटे मोटे विवाद हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर विवाद रहता है ना, बाकी कश्मीर का मुद्दा तो है ही है, इसके अलावा ये सारे मुद्दे बने रहते हैं। अब देखिए सार्क संगठन के 4 उद्देश्य इंपॉर्टेंट क्या क्या थे। तो दक्षिण एशिया में स्थित देशों की जनता के जीवन के स्तर को उठाने का प्रयास करना। कोशिश ये की गई कि जैसे आसियान बना हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के जीवन में सुधार आया, और हमने चर्चा देखा भी था कि कैसे इंपॉर्टेंट बदलाव भी आए हैं। कोशिश ये रहती है कि यहां जनता के जीवन को स्तर को थोड़ा उठाने का प्रयास किया जाए। दक्षिण एशिया के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाई जाए, यानी यहां जो लोग रह रहे हैं उनके विकास में और तीव्रता आए और तेजी आए। सदस्य देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि कलेक्टिव जो आत्मनिर्भरता है, यानी सेल्फ एक दूसरे के प्रति जो डिपेंडेंसी है वो बढ़नी चाहिए, है ना, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, व्यापार में, सुरक्षा में। परस्पर सहयोग एवं विचार विमर्श द्वारा एक दूसरे देशों की समस्याओं का मूल्यांकन करना, कि एक दूसरे के देशों में क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको भी इवेलुएट करते रहना, ये इसमें बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग भावना को दृढ़ करना, और कुछ महत्वपूर्ण काम इसके रहे हैं कि और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ आप मेलजोल बढ़ाइए। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहायता देते रहना। ठीक है, जो विषय सामान्य हित के हैं उन संबंध में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को सहयोग देना, यानी जो सबके हित के लिए हैं वो एक साथ जाकर उनको अलग अलग संगठनों पर, अलग अलग मंचों पर आवाज उठाना। तो सार्क के ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो फुलफिल अगर होते तो निश्चित तौर पर दक्षिण एशिया का ये समूह बड़ा बेहतरीन समूह बनकर उभरता पूरी दुनिया में, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य सार्क के देखे जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए भारत नेपाल संबंधों को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत नेपाल को लेकर बहुत चर्चा होती रही है, और भारत नेपाल का संबंध ऐतिहासिक रहा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि भारत नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है। रोटी और बेटी का संबंध, इसका मतलब यह होता है कि रोजगार, यानी एक दूसरे की सीमाएं खुली हुई हैं, कोई पासपोर्ट वीजा लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो रोजगार के लोग एक दूसरे से दूसरे देश में जाते हैं। उसके अलावा संबंध भी बनाए जाते हैं, मतलब कि जो शादी विवाह होता है लड़के लड़कियों का, वो भी एक दूसरे देशों में देखा। अगर आप चले जाएं बिहार का जो पूरा स्टेट लग रहा है, मधुबनी का इलाका जो है, इस तरह के जो है, गोरखपुर के क्षेत्र जो है, इस तरह के जो जिले हैं, महाराजगंज जैसे जो जिले हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर लोगों का एक दूसरे का जो है वैवाहिक संबंध भी एक देश से दूसरे देश में होता है। तो रोटी और बेटी का संबंध भारत नेपाल का माना जाता है। ठीक है, तो अच्छा, थोड़ा सा भारत नेपाल की कटुतापूर्ण संबंधों की बात करेंगे। तो भारत नेपाल के मध्य सांस्कृतिक संबंध हजारों वर्ष पुराना है। नेपाली संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। तो काफी मिलती जुलती संस्कृति है, वहां भी हिंदू काफी बाहुल्य लोग हैं, तो हिंदू परंपराएं, हिंदू धर्म की विशेषताएं वहां भी शामिल हैं। पशुपतिनाथ जो मंदिर है काठमांडू का, बड़ा फेमस है, जहां से बहुत भारतीय जाते हैं। भारत नेपाल की आर्थिक सहायता करते हुए औद्योगिक विकास में साथ देता है। हमेशा भारत ने क्या कोशिश की है कि आर्थिक साथ देता रहे। देखिए भारत
दो तीन कारणों से सहायता नेपाल की करता है। एक तो सांस्कृतिक रूप से नजदीक है नेपाल ज्यादा, दूसरा उसको एक खतरा है कि भाई चीन के हाथों में नेपाल ना चला जाए। यही दोनों के बीच में कटुता पड़ोस संबंध का भी कारण बनता है कई बार, कि कई बार भारत को यह लगता है कि नेपाल जो है इतने मदद के बाद भी कई बार वो चीन की तरफ जा रहा है और यहां समस्या होती है, और नेपाल चालाकी करता है कई बार कि वो दोनों देशों का फायदा उठा लेना चाहता है। नेपाल का वैदेशिक विकार भारत से होकर होता है। देखिए, अब एक सबसे बड़ी बात है कि नेपाल एक लैंडलॉक देश है, वो समुद्री इलाका उसका कहीं नहीं है कि वो वहां से अपने विदेशी व्यापार करेगा या जहाजों को ले जाएगा, तो भारत के रास्ते ही होकर जाता है। भारत ने नेपाल को यातायात और परिवहन के अनेक रियायतें दे रखी है। परिवहन की रियायत है कि गाड़ियां एक दूसरे देश से दूसरे देश आ सकती हैं बिना किसी बड़े जो है परमिशन के, बिना पासपोर्ट वीजा का आवागमन है। वर्तमान में नेपाल की अनेक योजनाएं भारतीय सहयोग पर संचालित हैं। दोनों देशों में आने जाने के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। अब देखिए कुछ मतभेद के कारण क्या है दोनों देशों में। भारत नेपाल संबंधों में कटुता का प्रमुख कारण नेपाल का चीन की ओर झुकाव, जैसा मैंने आपसे चर्चा किया अभी। कई बार नेपाल ऐसा लगता है कि वो चीन के हाथ में जा रहा है। देखिए, सामरिक रूप से हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, नेपाल का बड़ा हिस्सा भारत से लगता है, और अगर वो चीन के हाथों में चला गया तो फिर वहां से हमारे बॉर्डर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत नेपाल व्यापार और पारगमन संधि है भारत और नेपाल के बीच में। सन 1950 की पारगमन संधि की भर्ती के अनुसार दोनों देशों ने निर्णय लिया कि किसी भी विदेशी शक्ति को एक दूसरे की सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमने 1950 में पारगमन संधि कर रखी है, और उसमें हमने कहा है कि देखो, हम किसी भी विदेशी शक्ति को एक दूसरे की सुरक्षा के लिए यूज करने नहीं देंगे, खिलाफ यूज नहीं करने देंगे। मतलब भारत किसी ऐसी देश को नहीं यूज करने देगा कि आप नेपाल पर चढ़ाई कर सके, या नेपाल किसी ऐसी देश के साथ समझौता नहीं करेगा कि भारत की सुरक्षा पे दिक्कत आए। ठीक, तो 1960 को नेपाल ने चीन के साथ मैत्री और रक्षा समझौता कर लिया। इसको तोड़ते हुए तो भारत में बहुत विरोध हुआ। संक्षेप में, नेपाल भारत और चीन दोनों से लाभ लेना चाहता है तथा भारत को शंका की दृष्टि से देखता है। इसी कारण दोनों में यदा कदा गतिरोध उत्पन्न होता रहता है। एक तो कभी कभी नेपाल आरोप लगाता है कि भारत ने वहां के लोग आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, वहां के चुनाव, यहाँ के संवैधानिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया, और भारत ये बार बार कहता है कि भाई आप नेपाल जो है वो चीन की तरफ जा रहे हैं और हमारी जो सुरक्षा है इससे प्रभावित होती है। तो इस तरह की कटुता की स्थिति भी दोनों देशों में कई बार देखने को मिली। लेकिन अगर आप ओवरऑल लिखना चाहें तो भारत नेपाल के संबंध काफी सहयोगपूर्ण है, काफी सामान्य है, और नेपाल भारत का एक बहुत ही जरूरी एक साझेदार है जो बना रहना चाहिए और बना हुआ है। अब देखिए, भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के 4 कारण लिखिए। भारत श्रीलंका दक्षिण एशिया में 2 प्रमुख देश हैं, तो आप समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ेंगे तो इन देशों के संबंधों के बारे में चर्चा किए बिना नहीं आगे चल सकते। अब देखिए, इसमें केवल 4 कारण, ऐसा नहीं कि जो प्रेजेंट में हैं, जो रहे हैं कारण, उनको भी आपको चर्चा करनी है कि क्या क्या कारण रहे हैं जो संबंध में मेन रहे हैं। तो मतभेद के कारण जब आप लिखेंगे तो सभी आज तक जो कारण रहे उनको चर्चा करेंगे। तो समुद्री सीमा निर्धारण की समस्या, आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट जो एक कह सकते हैं कि जलधारा है समुद्र की, जिसको जो पाकिस्तान, जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है, रामेश्वरम कन्याकुमारी वाला इलाका। ठीक है, तो भारत श्रीलंका के बीच केवल 35 किलोमीटर चौड़ा पाक जल संयोजन स्थित है। ठीक है, जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, पाक स्ट्रेट। दोनों देशों के इतने अधिक पास स्थित होने के कारण दोनों देशों में समुद्री सेना के निर्धारण की समस्या बन रही थी। कई बार ऐसा देखते हैं कि भारतीय मछुआरों की जो जहाज है वो श्रीलंकन बोट वाले, श्रीलंकन नेवी वाले ले गए, और कई बार भारतीय कोस्ट गार्ड उनके जहाजों को पकड़ लेती है। तो ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिला है कि दोनों में मतभेद दिखाई देता है। तमिल समस्या जिसकी बात हमने की थी, वहां पर जो तमिल है वो माइनॉरिटी में है, और तमिलों की समस्या को लेकर, तमिलों के हक को लेकर कई बार भारत अपनी आवाज उठाता रहा है। श्रीलंका को लगता है कि तमिल वाले मामले में बोल के भारत उनकी आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप कर रहा है, आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस तरह की मतभेद के कारण भी ये चीजें बनी रही हैं जो हमेशा भारत श्रीलंका के बीच में रही हैं। श्रीलंका का पश्चिमी देशों की ओर झुकाव, अब दोनों देशों का ये भी रहा है कि भाई श्रीलंका, और केवल पश्चिमी देशों ही नहीं बल्कि इसमें आप चीन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक नया पॉइंट हम इसमें चीन भी ऐड कर सकते हैं। जब हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो चीजों को ऐड करेंगे। तो चीन की तरफ भी झुकाव श्रीलंका का। देखिए, भारत का एक हम्बनटोटा पोर्ट है वहां, भारत का नहीं श्रीलंका का है, जिसको विकसित करने के लिए भारत ने कहा, फिर चीन ने उस पर दबाव बनाया, चीन भी बीच में आया। तो कई सारे ऐसे मामले हैं जब पश्चिमी देशों के तरफ या चीन के तरफ श्रीलंका का झुकाव होता है और फिर भारत की सुरक्षा के लिए ये खतरा बन जाता है। तो दोनों के बीच में टकराव देखते हैं। तमिल कार्बन और एलटीई जैसे उग्रवादी संगठनों की स्थापना, तो अब ये जो एलटीटी जो लिट्टे वाला संगठन था जिसने तमिल उग्रवाद को जन्म दिया था, तो श्रीलंका शक की निगाह से देखता था कि भारत इसको फंड कर रहा है, भारत इसको प्रमोट कर रहा है, और ये दोनों बीचों में मतभेद का कारण बना रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो भारत और श्रीलंका के बीच में मतभेद का कारण रहा। यहां भी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत ने श्रीलंका की हमेशा मदद की है, और अगर आप समरी लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि श्रीलंका और भारत के संबंध ठीक है। यह महत्वपूर्ण, जब दक्षिण एशिया का इतिहास आएगा तो यह पॉइंट जरूर आएगा कि राजीव गांधी और जयवर्धने का 1987 का समझौता क्या था, क्या इंपॉर्टेंट ट्रीटी की गई।
तो भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के मध्य 29 जुलाई 1987 को एक समझौता हुआ जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय हुए। ठीक है, और इसका विरोध राजीव गांधी को बहुत झेलना पड़ा। ठीक है, राजीव गांधी श्रीलंका में जब गॉर्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे उनके ऊपर बंदूक से हमला किया गया। इसके अलावा फिर बाद में उनकी हत्या ही कर दी गई। तो तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांत, श्रीलंका के जो उत्तरी और पूर्वी प्रांत थे उसमें तमिल ज्यादा थे, तो इनका एकीकृत परिषद का गठन किया जाए, यानी कि उनके लिए काउंसिल बनाई जाए और उत्तरी पूर्वी प्रांत के प्रस्तावित विलय पर 1 वर्ष बाद जनमत संग्रह किया जाए। और जो उत्तरी पूर्वी प्रांत है उसमें कहा गया कि 1 साल के बाद उनसे पूछा जाएगा कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं कि नहीं मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो भारत के उपस्थिति में होगा। 48 घंटे के अंदर तमिल उग्रवादी युद्ध विराम करेंगे। जो तमिल उग्रवादी बंदूक उठा चुके थे उनसे ये कहा गया कि भाई वो युद्ध रोक दें, भारत उनकी मदद करेगा, युद्ध आप न करें। ठीक है, और भारत और श्रीलंका की मिलीजुली सेनाएं लागू कराएंगी ये युद्ध विराम। अगले 72 घंटे के अंदर तमिल उग्रवाद अपने हथियार सौंप देंगे। ये कहा गया कि जो तमिल उग्रवादी है वो सरेंडर कर दें। सिंगली भाषा के साथ तमिल और अंग्रेजी राष्ट्र भाषा होंगे। अब देखिए जो सिंगली है वो वहां के बहुसंख्यकों की भाषा थी, तो ये कहा गया कि नहीं, आप तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा को भी राष्ट्रभाषा बनाइए, इनको आप एकदम से इग्नोर मत करिए। ये उस एग्रीमेंट के कुछ प्रमुख चीजें थी। 3 महीने में प्रांतीय परिषद के चुनाव होंगे। उत्तर पूर्व प्रांत से 15 अगस्त 1987 तक आपात स्थिति हटा दी जाएगी। जो उत्तर पूर्व प्रांत था जहां पर ज्यादा तमिलियंस थे वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो बोला गया इस इमरजेंसी को हटाइए। श्रीलंका की नौसेना की सहायता से तमिल छापामारों की गतिविधियां रोकनी होंगी। श्रीलंका भारतीय मूल के बागान श्रमिकों की वापसी और भारत में श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की वापसी का कार्य दोनों देश बराबरी से करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात थी। देखिए भारत के लोग बागान में काम करने गए थे, वहां तमिल फंसे हुए थे, और श्रीलंका के कुछ तमिल यहाँ आकर शरणार्थी बने हुए थे। तो ये बोला कि दोनों आप आदान प्रदान कर लीजिए, हमारे यहाँ जो शरणार्थी उनको ले जाइए और हमारे यहाँ के जो बागान वर्कर हैं उनको वापस कर दीजिए। ये महत्वपूर्ण समझौता राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में हुआ 1987 में। महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया के जब आप पूरा पढ़ाई करेंगे तो ये आप भूल नहीं सकते। अब देखिए एक महत्वपूर्ण और बात कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। तो श्रीलंका की आबादी में 74% सिंगली, सबसे मेजॉरिटी, 13% श्रीलंका के तमिल और 6% भारतीय मूल के तमिल थे। ठीक, तो अब ये जो सिंगली लोग थे वो ये चाहते थे कि सारी सुविधाएं उनको मिली, तमिलियन को और खासकर भारतीय तमिलियन को तो कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तमिल धर्म से हिंदू कहलाते हैं और सिंगली बौद्ध। तमिल लोगों के श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले पर कब्जा कर रखा है, मतलब उस समय के प्रेजेंट सिनेरियो की बात बताई जा रही है, उस समय कब्जा कर रखा था। अनेक कारणों से तमिलों में असुरक्षा, अविश्वास और आतंक की भावना विद्यमान रही है। तमिलों का एक और संगठन तुल्फ स्वायत्ता की मांग कर रहा था। एक तो लिट्टे हुआ, एक तल्फ वहां पे कह रहा था कि हमको अलग आप राज्य दे दीजिए, अलग स्वायत्ता दे दीजिए। यह संगठन श्रीलंका को विभाजित नहीं करना चाहता था, परंतु यह तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश के नागरिकों की तरह जीवन व्यतीत करने का अधिकार चाहता था। यही मुद्दा तमिल आंदोलन का मुख्य आधार था। यह जो टल्फ था ना वो कहता था कि ठीक है हम श्रीलंका को डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हमको आजादी से रहने का हक दे दीजिए, एक अलग राज्य के तौर पर। ठीक है, और यहां पर क्या होता था कि ये जो जाफना शहर, बड़ा खूबसूरत जिला है, जाफना पर उन्होंने कब्जा कर रखा था और यही असली जातीय संघर्ष का कारण बना। तो कुल मिला के जाति और भाषा के आधार पर होने वाला संघर्ष था जो प्रमुखता लिए हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो दक्षिण एशिया का अपना 2 देशों के बीच का संबंध है उसको बाहरी कंट्रीज, जो विदेशी शक्तियां, वो कैसे प्रभावित करती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाहरी शक्तियों का प्रभाव अगर देखें तो चाहे कोई क्षेत्र अपने गैर क्षेत्रीय शक्तियों से अलग रखने की कितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कहीं भी क्षेत्र में सुकुड़ कर रहे हैं, आज के वैश्वीकरण के युग में आप बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे अब भारत और नेपाल के बीच का द्विपक्षीय संबंध ठीक है, पर अगर चीन उसमें इंटरफेयर करेगा तो दोनों में गड़बड़ी होगी। भारत श्रीलंका होगा तो इंटरफेयर करेगा, गड़बड़ी होगी। ठीक है ना, तो ये हमेशा देखने के लिए बना रहा है। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। भाई भारत चीन का संबंध अच्छा होना चाहता है, लेकिन भारत कहता है यार आप चीन के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहे हैं, आप पीओके से सड़क निकाल रहे हैं, बताइए हमारा संबंध कैसे अच्छा होगा। विकास की जरूरत है। वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश ज्यादा नजदीक आए हैं। 91 के बाद इनके आर्थिक संबंध ज्यादा मजबूत हुए हैं भारत चीन में, लेकिन पाकिस्तान, आप देख लीजिए, पाकिस्तान के वर्चस्व के कारण ये दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंध बनाने के कारण चीन और भारत के द्विपक्षीय संबंध भी खराब हुए हैं। भारत पाकिस्तान के तो है ही। ठीक है, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने बार बार इंटरफेयर किया। पहले उसने क्या किया, पहले अफगानिस्तान में अलकायदा को मिटाने के नाम से बहुत दिन तक अफगानिस्तान में पड़ा रहा। अफगानिस्तान सार्क का हिस्सा भी है। पाकिस्तान को हमेशा यूज करता रहा, वो अपने हाथ में खिलाने का प्रयास करता रहा, उनको हथियार देता रहा, हस्तक्षेप बढ़ा। इस करंट की स्थिति में चाइना को काउंटर करने के लिए वो भारत के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है कि भारत का सपोर्ट करेंगे अगर चाइना को नीचे करना है तो इससे इनका हस्तक्षेप बढ़ा है। वो भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।
चीन, अमेरिका कहता है कि आप दोनों लोग जो कश्मीर मुद्दा है मिल बैठ के समझा लीजिए, हम मध्यस्थता करेंगे। जब भारत ने 370 हटाया था तो भी अमेरिका ने थोड़ा बहुत उसमें मध्यस्थता की बात कही थी। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं, इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज्यादा घरी हुई है। दूसरा, जब 1991 के शीत युद्ध के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपना लिया तो भारत में पूंजीवाद और बाजार संभावनाएं ज्यादा खुली, तो अमेरिका उसके बाद ज्यादा भारत में हस्तक्षेप करने की भूमिका निभाने लगा कि अमेरिका में अपने यहाँ पे FDI ले आएगा, यहाँ पर अपने भारत को बाजार के तौर पर यूज करेगा, और इस तरह से जो आर्थिक तौर पर भी गठजोड़ है या हस्तक्षेप है अमेरिका का बढ़ने लगा। अमेरिका ने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संस्था अच्छी खासी है, अमेरिका में भी, यहां पर साउथ एशिया से काफी लोग वहां रहते हैं, इसलिए अमेरिका ये कोशिश करता है कि साउथ एशिया से एक संबंध बना के रखे ताकि वहां पे कोई भी सरकार आती है तो वहां इलेक्शन में फायदा हो सके। ठीक है ना, आपने देखा होगा जब ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए थे और वहां के लोगों में काफी बातचीत हुई थी। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है, इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य में अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। तो अमेरिका सोचता है कि भाई साउथ एशिया के लोग हमारे यहाँ भी बहुत रहते हैं तो यहाँ सब स्टेबल रहे, इसीलिए देखिए अब जो साउथ चाइना सी वाला इलाका है उधर अमेरिका, जो चीन की दादागिरी है वहां भी अमेरिका काउंटर करने की कोशिश करता है। साउथ एशिया पर भी नजर रखता है, भारत के जस्ट नीचे, मालदीव के नीचे एक डियागो ग्रेसिया आइलैंड है, उस डियागो ग्रेसिया आइलैंड पर उसने अपना अड्डा बना रखा है। तो ये सब अमेरिका और चीन का हस्तक्षेप ये दक्षिण एशिया में हमेशा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण की चीजें हैं जो आपको दक्षिण एशिया में ध्यान रखनी है। यानी जब आप इसकी बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन देशों में होने वाले जो लगातार चलने वाले जो गतिविधियां हैं, जो चीजें हैं इनका हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और आपसी संबंध और जो इतिहास रहा है उसकी चर्चा करती रहनी पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट, जो magnetbrains.com है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप किसी भी स्टेट बोर्ड या तो CBSE बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हिंदी माध्यम में भी निःशुल्क कर सकते हैं सभी चैप्टर्स की। आपको करना क्या है, www.magnetbrains.com पर जाइए। यूट्यूब चैनल तो हमारा है ही मैग्नेटब्रेन्स हिंदी का, इसके अलावा आप CBSE/स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो दोनों किताबें राजनीति विज्ञान की हैं NCERT की, उसकी आपको इमेजेस मिल जाएंगी। क्लास 12 सेलेक्ट करने के बाद मेरे यहाँ के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, और आप सेलेक्ट करके इसमें CBSE NCERT का पूरा सिलेबस, विषय का पूरा विवरण, सभी चैप्टर्स, NCERT सॉल्यूशंस, इसके अलावा एक बार में पूरे अध्याय का पूरा हल, MCQs जो इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं magnetbrains.com पर जाकर। ठीक है, और आपको इसके लिए कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियोस यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल मैग्नेटब्रेन्स हिंदी की है। कक्षा 6 से 12वीं तक ऑनलाइन स्कूल शिक्षा बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड की जा रही है। आपको करना बस इतना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको लगातार मिलते रहें, और आप ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करते रहिए। और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम जरूर लाएंगे, 1 शॉट रिवीजन भी हर चैप्टर का कर रहे हैं। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, रिवाइज करते रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।